हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में फोर्थ हेड है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, जिसमें फॉर्मेट क्या होता है हम लोग देख चुके थे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग फॉर्मेट देखे थे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही आज हम लोग को बात करना है कुछ थ्योरी चीज़ें, ताकि नेक्स्ट में जब हम लोग मिलें तो न्यूमेरिकल पढ़ सकें। तो इसी के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें थ्योरी में ध्यान रखना पड़ता है जब हम कैपिटल गेन से टैक्स कैलकुलेट करते हैं, या कोई भी क्वेश्चन थ्योरी आएगा तो हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ बेसिक रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कैपिटल एसेट्स मीन्स फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे एलिमेंट्स में कि कौन कौन से कैपिटल एसेट्स होते हैं, कौन कौन सी कैपिटल एसेट्स नहीं होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्या, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, कब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स माना जाएगा इसके लिए। और नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल गेन या एसेट्स, या टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। ओके, तो वन बाय वन करके चलते हैं। फर्स्ट, कैपिटल गेन कैपिटल एसेट्स कितने प्रकार की होती हैं। देखिए फर्स्ट पे क्या है, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट्स, प्लांट, दैट इज एसेट्स। फर्नीचर, मशीनरी, दोज हेल्प्स इन बिजनेस, जो बिजनेस में हेल्प करती हैं। ओके, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी आर अदर वैल्यूएबल। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उसको नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे आपकी ट्रैक्टर की एजेंसी है तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, जो हेल्प कर रहा है उसको कैपिटल एसेट्स में आता है, राइट। नेक्स्ट, शेयर डिवेंचर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के परचेज से करेंगे तो भी माना जाएगा। गुडविल है, पेटेंट है, परमिट है, लाइसेंस है, एटसेट्रा, ये भी कैपिटल गेन है, कैपिटल एसेट्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एन्शिएंट थिंग्स। मान लीजिए कोई पुरानी वस्तु है, उस पुरानी वस्तु को आप रखे हैं तो भी, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई डॉल्स आपके पास है, वो भी कैपिटल एसेट्स है जो पुरानी है। ओके, राइट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो आप कोई भी राइट लेते हैं, जैसे मान लीजिए जोमेटो है, सॉरी जोमेटो नहीं, मान लीजिए जोमेटो है, तो जोमेटो जो भी राइट ले रहा है कि हम ये चीज़ें बनाएंगे। या मैकडोनाल्ड है, ओके, जानते हैं मैकडोनाल्ड का कंपनी अमेरिका की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे वर्क कर रही होगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसका राइट लिया गया होगा परचेज करने के लिए, तो वो भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। ओके, जैसे पेटेंट लिया गया था। लैंड अंडर कंटोनमेंट एरिया, बोर्ड ऑफ म्यूनिसिपल बोर्ड। तो कोई भी लैंड है जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आती है, या म्यूनिसिपल बोर्ड के अंदर में, जो नगर निगम है या छावनी आती है आर्मी वाली, उसके अंदर में। फर्नीचर है, यूटेंसिल्स है, अटैच्ड विद द एनी वैल्यूएबल थिंग्स एंड क्लॉथ्स। अगर कोई वैल्यूएबल मान लीजिए कि डायमंड का लगा हुआ है कपड़ा में कोई, ओके, कोई वैल्यूएबल थिंग्स है, कोई गोल्ड लगा हुआ है, कोई हीरा लगा हुआ है, तो भी वो माना जाएगा कि फर्नीचर में, कि वो भी, तो चाहे फर्नीचर हो सकता है, चाहे यूटेंसिल्स हो सकता है, या क्लॉथ, कुछ भी जिसमें वैल्यूएबल चीज लगी हुई होगी उसको हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं, राइट। आई थिंक आज आप लोग समझ में आ गए क्या है। नेक्स्ट क्या है, एसेट विच नॉट इंक्लूड इन कैपिटल एसेट्स। कौन कौन से एसेट जो हैं कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होती हैं, इसको हम लोग देखना है। फर्स्ट में क्या है, एसेट विच नॉट इंक्लूड इन द कैपिटल एसेट्स। फर्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड है। ओके, तो उसकी सेल और परचेज से कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस बॉन्ड, अर्थात कोई व्यवसायिक बॉन्ड्स है, उसको भी नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है थिंग्स विच आर यूज्ड बाय हिम, ह्यूमन बीइंग एंड डेली लाइफ, क्लॉथ, मोटर कार, फर्नीचर। देखिए वहाँ पर जो फर्नीचर या क्लॉथ यूज हो रहा था वो वैल्यूएबल के लिए यूज हो रहा था, कि कोई इसके साथ डायमंड, कोई गोल्ड, ओके, कोई सिल्वर आप यूज किए हैं तब माना जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कपड़ा है, नॉर्मल फर्नीचर है, नॉर्मल मोटर कार है, तो कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, राइट। और गोल्ड बॉन्ड, यदि गोल्ड बॉन्ड आपके पास भी है, ये एक प्रकार का बॉन्ड है, तो भी नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये सब ध्यान रख रहिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखें। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, कौन कौन सी एसेट्स आती हैं, कौन कौन से नहीं आती हैं, जो हम लोग डिस्कस किए थे। सेकेंड डिस्कस करना है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स।
देखिए ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में क्या है, सेल्स विथ कंसेंट, अर्थात आपकी सहमति से जो सेल हो रहा है, या सेल्स विदाउट कंसेंट, या आपकी सहमति से नहीं हो रहा है, सभी कैपिटल एसेट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स माना जाएगा। ओके, वन प्लस टू अनदर प्लस। ओके, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और रीइंक्यूजमेंट। ओके, तो एक्सचेंज आप या तो रीइंक्यूजमेंट कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं एसेट्स का, तो भी माना जाएगा। ओके, टर्मिनेशन ऑफ एनी राइट्स कंपल्सरी एक्विजिशन। आप जानते हैं टर्मिनेशन में मान लीजिए कोई राइट मिला है, पेटेंट मिला है आपको, ओके, उस पेटेंट को हटा दे रहे हैं, तो भी माना जाएगा कि आपने ट्रांसफर कर दिया राइट को। ओके, या मैकडोनाल्ड ने आपको राइट दे दिया, तो ही जैसे MBA चाय वाला है, इसको क्या है, राइट देते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है एनी ट्रांजेक्शन अंडर इट एसेट्स इज टू बी ट्रांसफर टू राइट टू यूज। तो कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं यूज करने के लिए राइट की, आज के बाद आप यूज करिए, तो भी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स और गेन। देखिए टाइप्स ऑफ एसेट्स में दो प्रकार के एसेट्स हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स कि जो ऐसी संपत्ति आपके पास है जो आपके पास 3 साल से है या 3 साल से ज़्यादा के लिए है, और उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म। और यदि मान लीजिए कोई ऐसी संपत्ति है जो 3 साल पहले परचेज किए थे और उसी के बीच में सेल कर दिया, 36 मंथ के अंदर ही सेल कर दिए, तो इसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। लेकिन शेयर और बॉन्ड के साथ ऐसा नहीं है। शेयर है, डिवेंचर है, उसके साथ जो ये मंथ है, ये 12 महीने पा जाता है। अर्थात शेयर अगर 12 महीने से ज़्यादा रख लेते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा, अगर उसके बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और यदि कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, यदि उसको आप सेल करते हैं 36 मंथ बाद, तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो उसी के यहाँ दिया गया है, देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और गेन्स, ऑल दोज एसेट्स व्हिच अंडर द पोसेशन ऑफ द सेसी, मीन्स अंदर पोसेशन अधिकार में है, कब तक से, मोर देन 36 मंथ। यदि 36 मंथ से ज़्यादा है तो आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो मैं बताया ही था, यदि 36 महीना से ज़्यादा आपके पास संपत्ति रह चुकी है और उसके बाद सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म। ओके, बट इन केस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर इन पीरियड कंसिडर्ड एज 12 मंथ। लेकिन यदि ये शेयर और डिवेंचर है तो उसके साथ ये 12 मंथ माना जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बताया। और इसका शॉर्ट टर्म में जस्ट अपोजिट कर देना है, ऑल दोज एसेट्स व्हिच अंडर द पोसेशन ऑफ एसेसी लेस देन 36 मंथ, 36 मंथ से कम है, आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट्स। बट इन केस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर इज पीरियड कंसिडर्ड 12 मंथ, और शेयर डिवेंचर में 12 मंथ किया जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स कब कैसे कॉस्ट को इम्प्रूव करेंगे तो देखा जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर 2001 एंड 2 मीन्स बिफोर यदि कर रहे हैं कोई 2001 और 2 से पहले, और आफ्टर 2001-2 के बाद। यदि पहले कोई बनाए हैं घर, माने इम्प्रूवमेंट मीन्स विकास, ओके, कोई सुधार कर रहे हैं, ओके, तो यदि 2001-2 से पहले किए हैं तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं माना जाएगा, लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा। और इधर किएंगे तब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म माना जाएगा, इस बात को ध्यान रख रहिएगा बस। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? क्रय करने की लागत कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर विल मीन्स वसीयत, वसीयत से यदि कोई मिला है, सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकारी का वसीयत मिला है तब, एंड फ्री गिफ्ट ओनर कास्ट, जो आपका ओनर है, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो उनकी कॉस्ट होगी वही मानी जाएगी। ओके, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर, तो कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? 2 तरीके से। यदि बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले के बोनस शेयर है तो मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शेयर, ओके, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को ले लेंगे। अर्थात पहले मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या दिया है, उसका एक्चुअल वैल्यू कितने हैं, जो ज़्यादा होगा उसी को मान लिया जाएगा कि वैल्यू है। ओके, आफ्टर अप्रैल 31 नील, उसके बाद कोई नहीं, कॉस्ट नहीं माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ राइट शेयर। आप जानते हैं कि राइट शेयर में क्या होता है कि जब कोई कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो सोचती है कि जो हमारे पहले से ही ग्राहक हैं, जो पहले से हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को दे दिया जाए।
तो क्या करते हैं, 1-2 रुपये सस्ते पर उनको शेयर दे देती है, ताकि दूसरे को क्यों दे, जिनके पास 10 है उन्हीं को दे दिया जाए। तो राइट दे देता है आपको परचेज करने के लिए। तो इन दिस कंडीशन में जानते हो सस्ता मिल रहा होगा, तो अगर सस्ता मिला है तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, तो कॉस्ट ऑफ राइट शेयर, सेल ऑफ राइट शेयर। यदि आप सेल कर रहे हैं, ओके, या सेल ऑफ राइट शेयर माइनस एक्चुअल कॉस्ट पेड। तो यदि आप राइट शेयर सेल कर दिए, मान लीजिए आपने शेयर नहीं लिया, दूसरे को दे दिया, तो जो प्राइस होगी वही मान ली जाएगी, ये आपकी कॉस्ट है, ओके। और सेल ऑफ राइट शेयर माइनस एक्चुअल कॉस्ट पेड। अगर मान लीजिए कि आपने राइट शेयर 10 रुपये में लिया था, एक्चुअल कॉस्ट पेड किए आप 8 रुपये, तो 2 रुपये आपका मान लिया जाएगा कि गेन है, ओके। सिंपल सी बात है, ऐसे समझना है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अर्थात मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, ओके, क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है समझ में आएगा ज़्यादा। प्रॉपर्टी थी, आपको कोई 1 लाख रुपए बयाना दिया था, 1 लाख दे ले लीजिए, बांध दीजिए। मान लीजिए कि उसने प्रॉपर्टी नहीं लेते, 1 लाख तो आप नहीं देंगे उसको, तो उसी कहा जा रहा है कि अगर कोई पैसा आप हरण कर ले रहे हैं, ले रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन एक्चुअल कॉस्ट माइनस अमाउंट फॉरफिटेड बिफोर इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स बताए थे फर्स्ट पार्ट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसमें बता दूंगा, ओके। तो एक्चुअल कॉस्ट देखना है और अमाउंट फॉरफिटेड, कितना अमाउंट फॉरफिटेड हो रहा है, ओके, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुडविल। अगर मान लीजिए गुडविल है, जानते हैं गुडविल क्या है, एक तरह से व्यवसाय है। जैसे टाटा की गुडविल अच्छी है, कोई देखिए दुकान होती है तो उसकी दुकान की बहुत अच्छी होती है गुडविल, तो इस विषय में मैकडोनाल्ड है, उसकी गुडविल अच्छी है। तो ये सब चीज़ें, जैसे MBA है, ओके। तो गुडविल अगर आप परचेज किए हैं, सेल्फ जनरेटेड है, तब तो नील है, कोई कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। जो जितना का सेल करेंगे उतना गेन मान लिया जाएगा। लेकिन परचेज गुडविल किए हैं, कहीं से गुडविल परचेज किए हैं, जो गुडविल दिखती तो नहीं है, लेकिन गुडविल के पैसा दिया जाता है कि आप गुडविल है इसलिए मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लो होंडा का एक मोटरसाइकिल है, एक बजाज की है, तो बजाज के देखिए रेट कम मिलेगा, लेकिन होंडा का ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपके पास रियलमी का एक फ़ोन हो, एक सैमसंग आईफोन हो, तो सैमसंग आईफोन का फ़ोन ज़्यादा मिलेगा पैसा रिटर्न करने पर, तो इसीलिए उसकी क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, ओके। तो कास्ट ऑफ परचेज, जो परचेज किए होंगे वही मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कास्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ मनी। जानते हैं मनी का अवमूल्यन होता है, ओके, कि हमारी जो मुद्रा है उसको फ्यूचर में जो इन अदर कंट्री की कोई मुद्रा है उसमें वैल्यू कम कर देना है, ओके। जैसे मान लीजिए कि हमारी $1 कितने का है, 85 रुपये, इसको 90 कर देना है, तो समझिए कि हमारी मुद्रा डिवेल्यूएट हो रही है ऐसे। तो जानते हैं जो $1 पेमेंट करना होगा, $1 का 85 रुपये देना होगा और 90 रुपये देना है, तो 5 रुपये क्या माना जाएगा, उसी की बात की जा रही है कि अगर 5 रुपये डिवेल्यूशन के कारण हो रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी इंक्रीज्ड बाय सच अमाउंट विच इज पेड बाय द परचेजर एज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ड्यू टू द डिवेल्यूएशन। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 5 रुपया है ये भी उसकी मान लिया जाएगा, ओके। सिंपल सी बात है कि किसी को आप मान लीजिए $1 देना था तो 85 रुपये देना था, 1 महीने बाद पता चला कि यहीं $1 अब 90 रुपये का हो गया, तब 90 रुपये देना है, तो वहीं 5 रुपये की बात की जा रही है, 5 रुपये भी। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर कैपिटल गेन। कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, जो प्रोफार्मा देखे होंगे आप लोग, तो प्रोफार्मा में मैं बताया था कि डिडक्शंस भी होते हैं। डिडक्शन क्या होगा, फर्स्ट सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस सेक्शन 54। यदि रेजिडेंशियल हाउस 54 के अंतर्गत सेल किया जा रहा है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ही घर है, ओके, हाउस है, और उस हाउस को सेल कर दे रहे हैं, तो आपको रिलीफ मिलता है कि आप एक और घर बनवा सकते हैं, ओके। सेल ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड सिचुएटेड इन अंडर एरिया अर्बन एरिया सेक्शन 54B। यदि अर्बन एरिया दिया हो और 54B के अंतर्गत आता हो जो सेक्शन है, तो वो भी डिडक्शंस मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन इन इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई इंडस्ट्रियल लैंड बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए अगर किया जा रहा है तो भी डिडक्शंस मिलेगा, ओके। क्योंकि आप इसलिए थोड़े बेच रहे हैं कि हमको अर्निंग करनी है। मान लीजिए कंपनी बननी है, कोई यूनिवर्सिटी बननी है, तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन के लिए मिल रहा है तो भी नहीं माना जाएगा, ओके, डिडक्शंस मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिप्रिसिएशन कैपिटल एसेट। जानते हैं कैपिटल एसेट्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे आप कोई मशीन यूज कर रहे हैं बिजनेस में, तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होगा 10%, 15%। तो यही माना जा रहा है कि यदि किसी मशीन पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है
तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ओके, मान लीजिए कोई एक मशीन है, ओके, 10% के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख की थी, ओके, तो अगले साल कितने की होगी, 90,000 की। मान लीजिए इसको 1 लाख में बेच दिए, 10 साल का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो 10 साल ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो इसी को बताया जा रहा है, इफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन is the given in the question, then is no any need to indexing the assets and gain will be treated as short term LVH। इसका मतलब कि जो इंडेक्सिंग करते हैं 1 साल पहले 2 साल पहले परचेज करने वाले को इंडेक्सिंग भी नहीं करेंगे। कम नहीं करेंगे जब रिटर्न डाउन वैल्यू के द्वारा वैल्यू हो रही हो। और रिटर्न डाउन वैल्यू में बताया था बिजनेस एंड प्रोफेशन में, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर पढ़ा रहा था तो हमें बताया था। यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं, राइट, प्लेलिस्ट में है, उसको देख सकते हैं। अब क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट्स क्या है कि कुछ इसके अतिरिक्त आपको देखना है कि कौन कौन चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो 5-6 पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट क्या है, इफ अमाउंट ऑफ एसेट्स गिवन इन द क्वेश्चन बिफोर 2001 एंड 2, मान लीजिए 2001 के पहले मान लीजिए कोई दिया हो 1 लाख की संपत्ति। नेक्स्ट, एंड मार्केट वैल्यू आल्सो गिवन इन व्हिच एवर इज मोर, और मार्केट वैल्यू दिया हो संपत्ति का 10 लाख। ओके, तो एसेट्स एक्चुअली कॉस्ट, अर्थात दिस वैल्यू इज एसेट्स ऑफ एक्चुअली कॉस्ट। क्या हो जाए, जो मार्केट वैल्यू होगा वही मान लिया जाएगा कॉस्ट। ओके, ये कॉस्ट यही है। मान लीजिए कि 1 लाख वाला हो गया, मान लीजिए 50 साल हो गया संपत्ति, ऐसा होगा नहीं, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। नहीं तो कोई आप सोचिए कि अगर दोहरे से पहले आपके पास 1 लाख की संपत्ति थी तो क्या दोहरे के बाद 1 लाख से कम हो जाएगी, नहीं होगी, समझ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये सिचुएशन नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो जो ज्यादा होगा उसी को लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा ये सब चीजों को। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड अमाउंट कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड। यदि स्पेसिफाइड बॉन्ड में क्वेश्चन दिया रहेगा कि स्पेसिफाइड बॉन्ड में उसने इन्वेस्ट किया है सेक्शन 54 EC के अनुसार, तो अगर 6 महीने के अंदर में कर दिया है तो मान लिया जाएगा कि छूट मिलेगा। ओके, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन देखिए लिखा रहेगा कि 54 EC के अंतर्गत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें उसमें क्वेश्चन दी होंगी, आपको याद नहीं रखना है। अगर याद करना होता तो डिफरेंटली बताता कि इसमें क्या दिया हुआ है, लेकिन ये समझना है कि स्पेसिफिक बॉन्ड के समझ में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बट अमाउंट ऑफ नेट सेल्स कंसिडरेशन इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस। जिससे मान लीजिए कि आपने 10 लाख का सेल किया, ओके, और आप जानते हैं कि 54 में बताया था मैं कि घर परचेज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट मिलती है, और मान लीजिए इसमें से 3 लाख का ही घर परचेज किए, ओके, तो उसी को बताया जा रहा है कि 3 लाख के अनुसार ही आपको रिडक्शन मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल सभी समझते हैं। If cost of new house transfer of the long-term capital assets received consideration is less than when proportion capital gains tax free। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करना है, परचेज ऑफ न्यू हाउस, तो परचेज ऑफ न्यू हाउस मान लीजिए 3 लाख का है, जो घर परचेज कर रहे हैं 3 लाख के कर रहे हैं। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मान लीजिए कि है 10 लाख। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख का। और नेट सेल्स, जैसे आप देखे होंगे नेट सेल्स कंसिडरेशन कब आता है, जब सेल्स कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। ओके, तो नेट सेल्स कंसिडरेशन और इसमें डिडक्शंस जो माइनस होता है कैपिटल गेन आता है। ओके, तो इसमें से मान लीजिए कि ये भी 10 लाख का हो गया, और मान लीजिए कि नेट सेल्स कंसिडरेशन मान लीजिए कि 12 लाख का था। ओके, इसको जो भी जैसे कटना पिटना है उसको जो वैल्यू आएगी उसी को उसमें कास्ट माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो उतना ही माइनस करेंगे क्योंकि प्रोपोर्शन में है। अगर आप सोच लीजिए कि 10 लाख का सेल करके आप 10 लाख जब खर्च नहीं कर रहे हैं तो पूरा पर क्यों मिले आपको छूट, इसलिए नहीं किया जा रहा है। ओके, और कोई कारण नहीं है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। ओके, टेंशन नहीं लेना है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो जब ये थ्योरी कुछ यहाँ पढ़ लीजिए, जब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो और चीज़ें रिवीजन होगा तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल डिडक्शंस। और डिडक्शंस क्या है, 80C to 80U पढ़ाया जाएगा आप लोगों को जब
अदर सोर्स भी समाप्त हो जाएगा, तो अदर डिडक्शन बताऊंगा। तो डिडक्शंस में ये सब चीज़ें क्या हैं, 80C to 80 डिडक्शंस दिया गया है। तो एक कैपिटल गेन में अलाउ नहीं है कि अगर चाहें कि 10 लाख का कैपिटल गेन ही बस इस बार हुआ है, तो कहीं इंश्योरेंस किए हैं, कहीं मेडिकल फैसिलिटी दिए हैं, कहीं डाकघर में जमा किए हैं, तो मिल जाए, नहीं मिलेगा। ओके, रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं लिया जाएगा। ओके, सेट आप कैरी फॉरवर्ड। अब आप यहाँ पर क्या देखना है कि मान लीजिए कि कैपिटल लॉस हो जाए, ओके, और ये लॉस लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो बता जा रहा है कि क्या होगा इस सिचुएशन को समझिए कि अगर कैपिटल लॉस हो जाए, हानि हो जाए किसी वर्ष, तो लॉन्ग टर्म हो जाए तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ कैसे होगा, शॉर्ट टर्म यदि लॉस हुआ है तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है, इस बात को ध्यान रख रहिएगा। यदि अल्पकाल का लॉस है तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं हो पाया तो आप 8 साल तक ट्रांसफर कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, मतलब 8 साल तक रिकवर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाए तो ये केवल अपने से होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और अगर नहीं होगा तो अप टू 8 ईयर्स तक ट्रांसफर करते रहिए। ओके, तो यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें, कि शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से किया जाता है। अगर नहीं हुआ तो 8 साल ट्रांसफर करिए, कैरी फॉरवर्ड करिए। लॉन्ग टर्म केवल अपने लॉन्ग टर्म से ही होगा, और अगर नहीं हो पाया तो 8 साल उसको आगे कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं पूरी कैरी फॉरवर्ड के वीडियो बनाऊंगा कि पूरी कैरी फॉरवर्ड की सैलरी कैसे कैरी फॉरवर्ड, सैलरी में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस मामले बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड, हाउस प्रॉपर्टी में बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें एक वीडियो बताया जाएगा। ओके, तो परेशान नहीं होना है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि हम लोग थ्योरी में पढ़े। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ थ्योरी समझ में आया होगा। तो दोनों देखिए, 2 वीडियो मैंने बनाया है इस पर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसका प्रोफार्मा क्या होता है, सेकेंड में पूरा थ्योरी में बता दिया। तो दोनों को एक साथ देखिए, और जब हम नेक्स्ट में लेक्चर लेंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल लेंगे, तो और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ें कम समझ में आई होंगी तो थ्योरी में फिर से न्यूमेरिकल बताया ही जाएगा कि यहाँ छूट है, यहाँ ऐसे कैलकुलेट होता है, वहाँ ऐसे कैलकुलेट होता है, तो आपको और बेहतर समझ में आएगी। राइट, तो एंजॉय करिए क्लास को, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।